आजाद नहीं हो जाते, स्वराज नहीं हो जाते, दोनों में बहुत अंतर है। आजाद हो जाना वो स्वतंत्रता है, स्वराज हो जाना वो अलग है। स्वराज का मतलब होता है आप एक ऐसे संविधान का निर्माण कर डाले हैं या आपके राज्य में एक ऐसी परंपरा शुरू हो गई है, ऐसी प्रणाली शुरू हो गई है जो उत्तरदायी शासन को बढ़ावा दे रहा हो, तो वो क्या होता है? स्वराज। ठीक है, यानी कि संविधान लागू होने के तक क्या है, क्यों है, इसका विचार क्या रहा, इसके विचार का प्रसार क्या रहा, ये सारी चीज, ये कैसी अवधारणा है। तो सबसे पहले साम्राज्यवादी आधारित क्या है, साम्राज्यवादी क्यों, साम्राज्यवादी का विचार। ठीक है, तीन चीज लिखते हैं, बड़ी है। वैसे साम्राज्यवादी क्या है लिखिए, और स्वराज्यवादी क्या है। उत्तरदायी शासन के, उत्तरदायी शासन का विशेष पोषक, उत्तरदायी शासन का विशेष पोषक को मानने वाला, मानने वाला समूह, समूह स्वराज्यवाद है। ब्रैकेट में लिखिएगा उत्तरदायी शासन बराबर, उत्तरदायी शासन बराबर। उत्तरदायी शासन क्या होता है, उत्तरदायी शासन क्या होता है? भारत, भारत या किसी विशेष देश में पब्लिक के, विशेष देश में पब्लिक के नागरिकों के अधिकार एवं हितों की रक्षा का जवाबदेह उत्तरदायी शासन है, उत्तरदायी शासन है। आइए, स्वराज का जो विचार है वह है स्वशासन का विचार। इसकी जो नीति थी, इसकी नीति को अड़ंगा की नीति भी कहा जाता है, अड़ंगा की नीति। अड़ंगा की नीति क्या होती है? किसी विशेष सरकार के द्वारा किसी विशेष सरकार के नीतियों की अवहेलना या बहिष्कार कर, अवहेलना या बहिष्कार कर अपनी नीति को थोपना अथवा अड़ंगा थोपना या लागू करना, यही कहलाती है अड़ंगा की नीति। स्वराजवाद जो है एक प्रकार की अड़ंगा की नीति रही। क्यों आती है ये स्वराजवाद? असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद, असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद एक विचारधारा उत्पन्न होती है, उत्पन्न विचारधारा के विरोध प्लस समर्थन, समर्थन में ये स्वराजवादी विचारधारा आ जाता है। स्वराजवादी विचारधारा का पहले है स्वशासन, दूसरा है अंग्रेजी बहिष्कार, अंग्रेजी बहिष्कार विचारधारा में।
अंग्रेजी विचार, अंग्रेजी बहिष्कार किसका? अंग्रेजी बहिष्कार किसका? अंग्रेजी की शासन का, शिक्षा का, वस्त्र का, वस्तु का और नीति का, इन सभी का बहिष्कार होगा। यह अंग्रेजी बहिष्कार है। स्वराज की प्रथम उद्घोषणा कब होती है? किसने कौन की घोषणा करता कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। इसको प्रसिद्धि कौन दिलाया? बाल गंगाधर तिलक HLR के माध्यम से। HRL का माध्यम से। स्वतंत्रता के हित से जुड़ाव कौन लेके आया? स्वतंत्रता के हित से जुड़ाव महात्मा गांधी लाते हैं। गांधी जी 1920 में। आस्था का मतलब होता है खत्म कर देना, रोक देना, एक बैरियर तैयार करना। ये जो विचारधारा है, ये बहिष्कार की विचारधारा जो है, इस बहिष्कार की विचारधारा को हम लोग असहयोग भी कहते हैं। असहयोग की विचारधारा, असहयोग के विचार दें। देखिए आज कम से कम गोल में तक पहुंचना है। कौन सा रेड कलर नहीं दिख रहा है? रेड कलर नहीं लिखेंगे, अभी लिखा हुआ है स्वराजवादी 1921 से 19 को जितना लिखे उतना पहले समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये स्वराजवादी नीति का क्या है वो क्या लिखा दिया? ये अरंगा की नीति क्या है वो लिखा है। अरंगा की नीति आपके यहाँ भी अरंगा की नीति होती होगी। प्रथम उद्घोषणाकर्ता कौन थे? एसडीएस थे। प्रथम पहली बार इसकी प्रसिद्धि कौन लाया? तिलक जी HRL के माध्यम से। और स्वतंत्रता के हित से 1920 में ये जोड़ते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे बढ़े, इसको मिटा दें, आपको बिल समझा दें। अभी बहुत बड़ा है, पूरे को पूरा समझाएंगे एक साथ, लिख लीजिए। जब तक ये वाला सेगमेंट खत्म नहीं होता है तब तक अभी रहने दीजिए। स्वराजवादी विचारधारा जो प्रबल स्थिति लेके आती है अपनी 1921-22 में, और ये आगे भी चलती रहती है। ये एक नीति जो है स्वराजवादी नीति, हम यहाँ पे लिखा दी कि स्वराजवादी नीति क्या है? खुद की शासन व्यवस्था को अपने आगे बढ़ाएंगे, अपने हाथ में उत्तरदायी शासन को लेकर के। तो ये स्वराजवादी विचारधारा, यानी इस स्वराजवादी विचारधारा की जो नीति थी वो नीति थी अरंगा की नीति। अरंगा की नीति ये कहती है कि अगर कोई विशेष सरकार, हम यहाँ ब्रिटिश नहीं लिखे, ब्रिटिश के अलावा भी, क्योंकि हमारे भारत में ब्रिटिश थी, हम साम्राज्यवादी के अरंगा की नीति नहीं, हम अरंगा की नीति पूरे सोशल व्यू में दिखा रहे हैं। हमको फिर से ये अरंगा के लिए नीति जो है पेपर 4 में पढ़ना है और फिर से पेपर 1 के सेकंड पार्ट में पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी में दोनों में अरंगा की नीति आएगी। अरंगा की नीति यह कहती है जब कोई एक विचारधारा आपको प्रभावित करे तो उस विचारधारा के ऊपर अपनी विचारधारा थोप देना ही अरंगा की नीति है। जैसे सपोज कीजिए घर में आप
कहते होंगे, जैसे आप कहेंगे कि आज मेरे को जाना है कहाँ घूमने के लिए, कहाँ जाइएगा? सिनेमा देखने चलते हैं ना, सिनेमा देखने जाना है। अब घर वाले बोलेंगे नहीं। अच्छा, घर वाले के पास एक प्रबल रीजन नहीं होगा कि क्यों नहीं जाना है, तो घर वाले क्या कहेंगे, कुछ अलग से एक रीजन लेके आएंगे। उस रीजन पे आपको कहेंगे अब आप नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए, अब जाएंगे ही नहीं। तो जैसे आपको कहते हैं एंजाइटी लिखिए, तो आप अपना एक मेरी विचारधारा के ऊपर अपना अनंगा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सर अपने पास टाइम नहीं मिलता है, सर हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। ये आपकी अपनी नीति है ना, सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, सर लिखने बैठते हैं बनता ही नहीं है, 4 घंटा एक दे देंगे तो उससे अच्छा पढ़ेंगे। ये सब जो नीति आपकी क्या है, वारंगा की नीति है। आप उस किसी काम को करने के पीछे एक बैरियर लगा देना, तो अभी हम लोग देखेंगे बैरियर क्या क्या लगता है, ठीक है। किसके प्रपेक्ष में, स्वराजवादी विचारधारा के प्रपेक्ष में। अभी हम लोग स्वराजवादी के तहत में जो एक दल, दो दल बनती है, एक परिवर्तनकारी, एक अपरिवर्तनकारी। अपरिवर्तनकारी शांत रहता है, वो कुछ नहीं करते। परिवर्तनकारी एक पार्टी बना लेती है, इसको हम लोग स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। फिर स्वराज पार्टी आगे काम करेगी और स्वराज पार्टी का बहुत सारा काम होगा, और बाद में यही स्वराज पार्टी क्या करेगा, स्वराज पार्टी के जो नेता है क्या है नाम उनका, स्वराज पार्टी के जो नेता है अंसारी जी, नहीं चित्तरंजन जी, चित्तरंजन जी और मोतीलाल नेहरू उनके सचिव के रूप में रहते हैं। जब ये स्वराजवादी विचारधारा आता है अपना शासन के लिए, तो वहाँ एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं बर्कलेन, किसी से नाम है, ठीक है। तो वो इसको चैलेंज दे देता है, ओपन चैलेंज, क्या तुम स्वशासन निभा सकता है, उत्तर शासन कर सकता है, तो एक प्रारूप पेश करके दिखाओ और उसमें सहमति लिख के दिखाओ। तो ये प्रारूप पेश करता है, वही प्रारूप हम लोग को पता चलता है कि ये तो नेहरू रिपोर्ट था, वही फिर नेहरू रिपोर्ट स्वराजवादी को ही मिलता है नेहरू रिपोर्ट देने के लिए, और यही जो नेहरू निकालते हैं, नेहरू रिपोर्ट निकालते हैं। और ये नेहरू रिपोर्ट में जो प्रावधान होता है, उस प्रावधान पे बाद में अंग्रेज खारिज करता है, पहले सर्वदल सम्मति ही नहीं होने लगता, सर्वदल ही कहते अरे अपने को नहीं चाहिए। अब देखिएगा इसमें 3 अलग अलग जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, जिन्ना अलग मांग करने लगता है, अंसारी अलग मांग करने लगता है, आलम अलग अलग मांग करने लगते हैं। तीनों जब तीनों अलग मांग करते हैं तो विचारधारा एक अलग सब बन जाता है। तो अरे ये तो नेहरू की बात पे मुस्लिम संप्रदाय अलग हो रहा है, बस ये मुस्लिम बनाम हिंदू वाला झगड़ा फिर से हो जाता है। नहीं सर, नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम के बारे में दिया हुआ था, लेकिन वो है क्यों कहता है पंजाब और बंगाल, अभी हम देखेंगे उसको। साइमन रिपोर्ट में उसको नहीं दिया है, दोनों में रिपोर्ट में दोनों मिलाकर होता। तो फिर वो जब झंझट हो जाती है, तो ये झंझट आगे बढ़ते जाएगा, फिर हम उसको आगे देखेंगे। तो फिर हम यहाँ पे ये अनंगा की नीति के तहत में इसका था समाजवादी क्यों लेके आता है, समाजवादी स्वराजवादी विचारधारा इसलिए था कि असहयोग आंदोलन स्थगन हो जाती है। स्थगित कौन करता है, आपको हमने बताया था। और आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आया था अंग्रेजों के खिलाफ, जबरदस्त परिवर्तन था। और ये जितना सुधारवादी काम और जितना जबरदस्त ढंग से काम कर रहे थे, ये अचानक से बदल देना, स्थगन कर देना। कांग्रेस के अंदर व्याप्त कुछ नेता थे जिनको कि पसंद नहीं आया, और पसंद नहीं आया इसी उत्पन्न विचारधारा, ये जो स्थगन हो गया, इसने कुछ लोग इससे एक उत्पन्न विचारधारा पेश किया और साथ में समर्थन भी किया। कुछ लोग इसके समर्थन में रहे, कुछ लोग इसके विरोध में रहे, और ये समर्थन विरोध के डायनामा में स्वराजवादी विचारधारा उत्पन्न होगा, फिर आगे पार्टी तैयार हो जाएगी। तो समाजवादी का जो विचारधारा है वह है स्वशासन, और दूसरी अंग्रेजी बहिष्कार। अंग्रेजी बहिष्कार के तहत में शासन, शिक्षा, वस्त्र, वस्तु और नीति का बहिष्कार करेंगे। और यह बहिष्कार असहयोग में भी देखने को मिला था। असहयोग में वो लोग बहिष्कार ही कर रहे थे ना, बहिष्कार नीति लिखना थे ना, तो ये बहिष्कार की नीति। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट बनाइए, पॉइंट ब्लॉक लिखिए, असहयोग आंदोलन। पानी में सच में गड़बड़ी है। असहयोग आंदोलन वापस लेने से कांग्रेस के दलों में वैचारिक बंटवारा हो जाती है, वैचारिक बंटवारा हो जाती है। कहाँ है मिटाने वाला? कि इसमें जो
जो वैचारिक विभाजन हुआ था, इस वैचारिक विभाजन को हम लोग दो अलग अलग भागों में बांट कर देखेंगे। वैचारिक विभाजन, स्वराजवादी विचार जो था, उस स्वराजवादी विचारधारा में दो वैचारिक विभाजन हो जाएगा। वही दो वैचारिक विभाजन जो होगा, उसमें एक वैचारिक विभाजन जो है वो कांग्रेस बनेगा, एक वैचारिक विभाजन जो बनाएगा वो बनाएगा कांग्रेस खिलाफत पार्टी। और कांग्रेस खिलाफत पार्टी बाद में चेंज होकर बन जाएगी स्वराज पार्टी। अभी जो दो लाइन लिखा है वो क्या था? कहाँ लिखा है अभी दो लाइन? हाँ वही तो आपने लिखा है। हाँ, सहयोग आंदोलन वापस लेने हैं से कांग्रेस के में दो वैचारिक बंटवारा हो जाता है। ये दो वैचारिक बंटवारा, वैचारिक विभाजन, वही उसी के आगे जो लाइन लिखा ना, उसी में एरो निकालिए। इसी में एरो निकाल के दो लिखेंगे। पहला है परिवर्तनकारी विचार और दूसरा होता है परिवर्तनकारी विचार और अपरिवर्तनकारी विचार। ठीक है, परिवर्तनकारी विचार क्या करते हैं? परिवर्तनकारी विचार अच्छा होगा या अपरिवर्तनकारी विचार लाना अच्छा होगा? परिवर्तनकारी अच्छा होगा सर। अच्छा, पहले हम लोग देखते हैं परिवर्तनकारी विचारधारा के सपोर्टर कौन थे, उससे आपको विचार समझ में आ जाएगा। चित्तरंजन दास, हाँ नहीं अच्छा नहीं है, चित्तरंजन दास प्लस MLN प्लस केलकर, मोतीलाल नेहरू, केलकर और देशबंधु, अरे मोतीलाल नेहरू, देशबंधु, ये इनके अग्रणी नेता रहे। देशबंधु को और कर दियो सर। हाँ, देशबंधु क्यों देशबंधु? थोड़ा नाम को ध्यान क्या? अच्छा, चित्तरंजन दास देशबंधु, सॉरी चित्तरंजन दास देशबंधु। और अपरिवर्तनकारी नेता में थे बीबी पटेल और अंसारी, बीबीपी प्लस अंसारी, डॉक्टर अंसारी, बीबीपी वल्लभ भाई पटेल। देखिए आगे और एक और थे प्रसाद जी, आरपी राजेंद्र प्रसाद, अपरिवर्तनकारी जो थे इनका कहना था गांधी के आदर्श प्लस आज्ञाओं को मानना व लागू करना। गांधी जी जो कहेंगे वही करना है। क्या परेशान हो रहा है? पंखा बंद कर दीजिए। ऐसा क्यों? कोई बात नहीं। परिवर्तनकारी में अंसारी तो टाइटल है सर। डॉक्टर अंसारी, नाम होगा, ये टाइटल है सर अंसारी। बता दें, टेंशन नहीं है, बताएंगे, टेंशन नहीं है, अभी बताएंगे जस्ट। अभी ये बनाएगा, पार्टी बनाएगा तो बताएंगे। डॉक्टर अंसारी आगे कौन? परिवर्तनकारी में का उद्देश्य दो था। नारकी का मतलब सर? परिवर्तनकारी में दो, पहला असेंबली में रहकर जैसे इसका था ना, परिवर्तनकारी का क्या मानना था कि गांधी के आदर्श और आज्ञाओं को मानना और लागू करना। गांधी जो कहेंगे बहिष्कार करो, शांति से लो, झगड़ा करो, जो कहेंगे वही। परिवर्तनकारी असेंबली में रहकर, हाँ, असेंबली में रहकर नीतियों का बहिष्कार करना, असेंबली में रहकर नीतियों का बहिष्कार करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हाँ दूसरा पॉइंट बस नहीं, दो पॉइंट बोले सर। एक ही पॉइंट है। भाई पटेल।
स्वराजवादी में अब हम लोग चलते हैं गया गया अधिवेशन। वो तो स्टार्ट में था सर। हाँ, याद नहीं। एक आता है गया अधिवेशन। ये जब विभाजन हुआ गया अधिवेशन के बाद, गया अधिवेशन कब होते हैं? गया अधिवेशन कौन है इनके मुखिया? अध्यक्ष कौन है? क्या? जितेंद्र दास। जितेंद्र दास। इसी गया अधिवेशन में स्वराजवादी विचार का विभाजन स्वराजवादी विचार का विभाजन होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या करती क्या होती है उसमें? वो हम कहें आप भी कर लीजिए ना, अभी आएगा स्वराज पार्टी। ये है स्वराज पार्टी की। हाँ, स्वराज। देके कॉपी में इसलिए मत लिखिए, आप कल यहाँ ये लिखिए, आपको दूसरी जगह पर एग्जाम्पल ठीक कर पाऊंगा। अभी उसमें एक सेगमेंट निकलेगा बेटा, भी बहुत बड़ा निकलेगा, बड़ा बोर्ड नहीं रहते हैं बात। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? राजवादी के कार्य। सर हाँ, इसको कोई स्टोरी बना के नहीं समझा सकते सर, ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रहे और कुछ भी दिमाग में अटके सर। चार्ट बाजू। ठीक है। स्वराजवादी का कार्य हो गया अभी कहा, हम स्वराजवादी कार्य होने के बाद अभी पार्टी बने, उसके बाद ग्रेजुएशन बस गया अधिवेशन में बस यही विभाजन हुआ, उतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये विभाजन क्यों हुआ सर? विभाजन से क्या अधिवेशन हुआ था? उसे गया अधिवेशन बाद में फिर से वहां पे हमें स्टार लगा है ना, वो गया अधिवेशन फिर से आएगा स्वराज पार्टी की स्थापना के समय। ठीक है, अभी लिखते हैं स्वराजवादी के कार्य। 5-7 कार्य हैं, लिखेंगे 5 कार्य क्या क्या है। पहला, सांस्कृतिक और नैतिक स्वाधीनता को बढ़ावा। सांस्कृतिक व नैतिक स्वाधीनता को बढ़ावा। दूसरा, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल। इसमें क्या क्या होगा? पहला ग्राम, पहला ग्राम सभा, ग्राम सभा को मजबूती देना, ग्राम सभा को मजबूती देना, ग्राम सभा को मजबूती देना। दूसरा, पंचायत, पंचायती व्यवस्था लाना, पंचायती व्यवस्था लाना। ठीक है, सब ये राज्य विहीन समाज की स्थापना करना, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। ठीक है, इन दोनों को मिला के फिर 3, पंचायती व्यवस्था लाना और राजनीतिक समाज की स्थापना करना। 3, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति और न्यायिक शक्ति
इसी में 3 सर। विधायक शक्ति। विधायक, कार्यकारी और न्यायिक। न्यायिक शक्ति, तो ये तीनों को मिला के एक कर दीजिएगा। का विकेंद्रीकरण, तीनों को मिला के एक करके विकेंद्रीकरण। अगला सर्व कल्याण, सर्व कल्याण समाज का समर्थन करना, सर्व कल्याण समाज का समर्थन करना। एक दो तीन, सर्व कल्याण समाज का समर्थन करना। और इसमें जो विचार आएगा वो राम राज्य की स्थापना, राम राज्य की स्थापना, राम राज्य की स्थापना। अगला अहिंसात्मक, अहिंसात्मक समाज का निर्माण, अहिंसात्मक समाज का निर्माण करना। अहिंसात्मक समाज का निर्माण करना, उसके सामने हम लिखिए राम राज्य। अगला शोषण पे आधारित, शोषण पे आधारित राजनीतिक ढांचा समाप्त करना। शोषण पर आधारित राजनीतिक ढांचा को समाप्त करना। जो लाइन लिखा उस लाइन को 3 भाग में फिर समाप्त करना। 3 लाइन फिर ग्राम पंचायत का निर्माण व शासन, ग्राम पंचायत का निर्माण व शासन। अभी जो लाइन लिखा ना, जैसे उधर लिखा था ना, उसमें 3, फिर उसको 3 पार्ट में एक किया। फिर वही जब लिखा कि शोषण पर आधारित जो है राज्य व्यवस्था, तो राजनीतिक व्यवस्था उसको समाप्त कीजिएगा। तो उसको 3 आधार पे समाप्त करेंगे। पहला बनाएंगे ग्राम पंचायत का निर्माण प्लस शासन। दूसरा आर्थिक विकेंद्रीकरण, आर्थिक विकेंद्रीकरण। और तीसरा सर्वोदय, सर्वोदय। सर्वोदय जो है, सर्वोदय ये स्वराज वादी विचारधारा की आत्मा कही जाती है। इसमें ग्राम पंचायत का निर्माण में त्रिस्तरीय व्यवस्था करना, त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था करेगा। और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था इस दोनों के मिला के एक ग्राम स्वराज की स्थापना, ग्राम स्वराज की स्थापना, ग्राम स्वराज की स्थापना। सर्वोदय 2 है। पहला उपयोगिता वाद को बढ़ावा देना और दूसरा अंत्योदय की भावना, अंत्योदय की भावना को बढ़ावा देना, अंत्योदय की भावना को बढ़ावा देना। उपयोगितावाद क्या होता है? उपयोग, उपभोग पर आधारित
उपयोग उपभोग पर आधारित। स्वराजवादी विचारधारा की आत्मा को हम लोग डिस्कशन करेंगे, लंबा ऐसा डिस्कशन है। इसके कार्य में अगला कार्य जो है वो कार्य अगला लिखेंगे, मिटा दें इसको। हाँ, उपयोग उपभोग पर आधारित, मतलब जितना चाहिए उतना ही कीजिए, बाकी सब नहीं। आपको 1 लीटर पानी की जरूरत है, 2 लीटर खरीद के लेके आ गए, है कि नहीं? कि आपसे बचेगा तो सामने वाला भी उसको यूज कर सकता है कि नहीं? ये चीज तो है, होना ही चाहिए। आपको लेना होता है, होटल में जाइए खाना खाने के लिए, पेट इतना सा का है, खाली इतना बढ़वा देगा, इतना इतना खाएगा, इतना फेंक देगा। अच्छा, वो फेंकेगा नहीं तो वो खाना बचेगा ना, तो दूसरे को मिलेगा। तो ये उपयोगितावाद को बढ़ावा देना, ये तो सर्वोदय की भावना। और अंत्योदय, अंत्योदय की भावना है कि जो भी हम ऊपर से ड्राफ्टिंग करेंगे, जो भी हम निकालेंगे, मतलब जो भी हम नीति निकाले या जो भी हम काम किए, वो काम से अंतिम व्यक्ति तक प्रभावित हो, यानी अंतिम व्यक्ति उससे लाभान्वित हो। ये था अंत्योदय की भावना, ये सर्वोदय है। ये सर्वोदय की भावना को लेकर स्वराज आगे बढ़ती है, और बाद में यही स्वराज क्या करती है, संविधान निर्माण का पहल शुरू करती है। और ये स्वराज आज भी हमारे पास यही स्वराज है। इसी स्वराज की जो भावनाएं, जितने काम थे, जितने भावनाएं थी, ये सारी भावनाएं आज भी हमें देखने को मिलेंगी। बाद में फिर इसका सुधारात्मक रूप भी पेश किया जाएगा, बहुत सारे 2-3 बार सुधारात्मक रूप पेश किया जाएगा। बेटा देखो, अगला लिखेंगे कार्य में, कार्य का भी अगला बड़ा पॉइंट, वास्तविक स्वराज की परिकल्पना। अंत्योदय की भावना है कि कोई भी चीज है, जितने घर में लोग हैं सबको मिले। घर में मतलब देश में, देश का मतलब समाज में, कहीं भी हैं आप, तो कोई भी नीति है, कोई भी योजना है, वो सभी के लिए हो एक समान। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ योजना निकाले, एक बड़ा लाभान्वित हो गया, एक वर्ग अलाभान्वित रहा, ऐसा नहीं। जैसे आपके घर में लड्डू आता है तो आप बड़े होने का फायदा उठा लेते हैं, छोटा बांग बिठा के खा लेते हैं, सारा करते हैं ना सर। वो उपयोगिता, वो अंत्योदय की भावना नहीं है। आपके अंत्योदय की भावना होनी चाहिए। किसके पास नहीं है अंत्योदय की भावना? जिनके पास नहीं है वो सर चुका रहा है, छिपा रहा है अपने आप। अंत्योदय की भावना तुम्हारे पास है? क्या होता है? तुम छोटा ही तुम बात नहीं। हम छोटे, तुम छोटा ना है, तुमको अंत्योदय का मतलब नहीं। जो बड़ा है से पूछो, ज्यादा नहीं लेता है, छोटा को कम मिलता है। हाँ, कहाँ में? अंत्योदय में कैसे? मैं की भावना। चलिए, हमने अगला वास्तविक ग्राम स्वराज की स्थापना, ये कार्य में था। वास्तविक ग्राम स्वराज की स्थापना, इसमें क्या क्या पॉइंट है? हाँ, इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये दिखाया इधर। अच्छा, परिकल्पना, गांव स्वावलंबी हो, गांव स्वावलंबी, ठीक है। इसमें इसके 2 अलग अलग पार्ट होंगे। गांव का स्वावलंबी का क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है? इसके 2 मतलब हैं कि गांव रक्षा और आधारभूत जरूरतें स्वयं करें। स्वयं करें, अपने रक्षा और आधारभूत जरूरतों की पूर्ति स्वयं करेंगे, वही हुआ स्वावलंबी। ये तो है महिला स्वावलंबन। महिला स्वावलंबन क्या है? महिला अपनी सुरक्षा और अपनी आधारभूत जरूरतें स्वयं पूरा करेंगे, ये तो स्वावलंबन है। अब हमको लगता है पुरुषों को स्वावलंबन बनाना पड़ेगा। आपके पास नौकरी है ना, है कि नहीं? आप तो स्वावलंबी हो गए। इंदिरा के पास नहीं है, इंदिरा कैसे स्वावलंबी हो गए? सेल्फ स्टेबल है सर।
है ना? है। हम मेरे पास नौकरी नहीं है, हम कैसे स्वावलंबी होंगे? तो गड़बड़ है ना? नौकरी करने क्या तात्पर्य है? सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, स्वावलंबी पास तो है सर। जो दान है, ग्राम स्वराज के करके होना। हम दान करते हैं, आप दक्षिणा देते हैं, की बात तो है। गुरु दक्षिणा है बस। तो आप दक्षिणा लेते हैं, वास्तविक स्वराज दिल पे हाथ रख के बोला व्यापार करते हैं हम करते हैं। दुनिया क्या करती है? हम करते हैं दिल पे हाथ रख के। दक्षिणा में पैसा ही चाहिए। इसका छोड़ नहीं, क्योंकि ये भी करते हैं करते। चलिए आगे लिखेंगे। इसमें जो पॉइंट है सैनिक शक्ति प्लस सैनिक शक्ति, इसमें जब नीचे लिखते रहिए। इसमें पहले वाला पार्ट लिखिए। इसमें पहले वाला पॉइंट में ये था, वास्तविक स्वराज की परिकल्पना में ये खारिज की जाएगी, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, माना जाएगा। इधर जो लिखेंगे उसको एक्सेप्ट करेगा, इधर जो लिखेंगे उसको रिजेक्ट करेगा। पहला सैन्य शक्ति और पुलिस व्यवस्था नहीं हो खारिज में, मतलब वास्तविक ग्राम स्वराज का मतलब है वहां ये चीज नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? तो सैनिक शक्ति, पुलिस व्यवस्था, और सैनिक शक्ति और पुलिस नहीं चाहिए। हाँ, लागू रखते हैं। लागू सैनिक और पुलिस व्यवस्था नहीं चाहिए। कौन बोला मुझे नहीं? क्या होगा? आप बोले कानूनी अदालत भी नहीं चाहिए। कानूनी अदालतें भी नहीं चाहिए, जेल भी नहीं चाहिए, कारागार भी नहीं चाहिए, और क्या नहीं चाहिए? भारी उद्योग भी नहीं चाहिए। भारी उद्योग भी नहीं चाहिए। इतना से मानने पड़ेगा। बड़े शोषण होता वहां। बड़े नगर नहीं चाहिए, बड़े नगर नहीं चाहिए। वहां जातिगत धर्मगत विभाजन हो जाती है। ठीक है? क्या होगा? लागू कौन क्या होगा? पंचायती व्यवस्था के तहत, पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत लागू प्रावधान क्रियान्वयन होगा। बस केवल यही होगा, क्रियान्वयन होगा। लागू में पंचायत जो कह देगा, गांव जो कह देगी, वही लागू हो जाएगा। और उसके बाद वास्तविक स्वराज के तहत में एक और आएगा, एक गांव सीधे तौर पर संघ से जुड़ेंगे, संघ से जुड़ेंगे। गांव सीधे तौर पर संघ से जुड़ेंगे, संघ से जुड़ेंगे या संघ के साथ संबद्ध हो जाएंगे। संघ के साथ संबद्ध। बात हो गया? बात हो गया? क्या आंख रखा है तुम झूठे का देखना किया? तुम हो क्या ना? तुम्हारा संतुष्टि मेरे लिए अपार सुख की प्रदान देती है। चलिए संघ के द्वारा सीधा संबद्ध, गांव सीधे तौर पे संघ के द्वारा संबद्ध। जो कहने वो लिखिए ना, जो नहीं लिखे। गांव सीधे तौर पर संघ से संबद्ध, संबद्ध और संबंध में अंतर होता है ना? क्या होता है अंतर? बताए हैं। संबंध और संबद्ध में क्या अंतर है? बताए हैं। इंट्रा कनेक्शन क्या होता है? संबंध या संबद्ध? और संबंध आपका हमारा संबद्ध है या संबंध है? संबंध है कि संबद्ध है? इंट्रा मतलब सर किसी दूसरे के थ्रू।
इंटर मतलब हम लोग संबंधित हैं या संबंधित हैं? संबंधित है सर। संबंधित मतलब केवल आपको हमसे चाहिए, आपको आपसे कुछ नहीं चाहिए क्या? हाँ चाहिए ना, सब संबंधित हैं। और संबंधित क्या होता है? जैसे टैक्स पे अभी मेरे विवाह हमसे संबंधित है या संबंधित है? हाँ? वन साइडेड है। इंट्रा है सर, इंट्रा वन साइडेड है। नहीं है सर, वन साइडेड, गलत एग्जाम्पल। वन साइडेड तो मूड केयर क्या नहीं करेगा? गलत है, गलत है, सॉरी सॉरी, नहीं हम लोग से है, हम लोग चाहिए, वो चाहिए। यदि आपको केवल, आप केवल देखिए, सपोज कीजिए ये, यदि ये देख लो, ये मान लेते हैं आई, ये मान लेते हैं के, केवल इसके इससे इसको केवल मतलब हो, इससे इसको कोई लेना नहीं है, तो ये क्या होगा? संबंध होगा या संबंधित होगा? संबंधित होगा या संबंधित होगा? नीचे आ। संबंधित होगा, केवल ये इससे संबंधित है, इससे नहीं। और अगर यही एरो का रेखा बदल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे से तब क्या हो जाएगा? तब वो संबंधित हो जाएगा। ठीक है, दोनों बल में एक छोटा सा अंतर है। आइए हम लोग अब देखते हैं आत्मा को, सर्वोदय। पहले सर्वोदय की भावना समझ जाते हैं। सर्वोदय की भावना क्या थी? सर्वोदय की भावना में क्या कार्य हुआ? सर्वोदय का कैसे काम होता है? वो सारे जो काम होगा वही सारा का सारा स्वराज का ही आत्मा है। स्वराज के, आपको उसका स्वराज पार्टी नहीं भी पढ़िएगा, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं स्वराज पार्टी पढ़ने का। स्वराज पार्टी में उतना ही जितना चीज में आएगा वो स्वराज आएगा उसके अंदर। लिखते हैं सर्वोदय। क्या होता है सर्वोदय? नहीं हुआ, कलर नहीं हुआ आप लोग। सर्वोदय, सर्वोदय का सबसे पहले नारा क्या था? आज क्या है नारा? आज सर्वोदय का नारा क्या है पता है? उसी समय के नारा से प्रभावित है आज का भी सर्वोदय। अभी सर्वोदय का नारा है सबका साथ सबका विकास, यही बोलने वाले थे। ये अभी सर्वोदय का नारा। उस समय क्या था सर्वोदय का नारा? सबका उदय सबका विकास, सबका उदय सबका विकास। अभी क्या है? सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास हो जाएगी। तो उदयवट क्यों उठा दिया गया? अब नरेंद्र जी कुछ अपना लाएंगे तभी तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो कहेंगे तो कांग्रेस का है। लेकिन सर नरेंद्र जी इससे फॉलो नहीं कर रहे सर। तो ऐसे इसको बोल रहे हैं। हाँ वही तो, आप बहुत विश्वास कर लेगा सर, आप बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी। ये इसका है वाले जयप्रकाश जी का है। दर्शन क्या है इसका? इसका दर्शन तत्व क्या है? आत्मा है तो दर्शन होगा, फिलोसफी होगा इसकी। क्या फिलोसफी क्या है वो देखेंगे, और इसका उपदेश देखेंगे, बस इतना ही देखेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, आते हैं पहले इसके उद्देश्य के रूप में। देखिए इसके उद्देश्य कितने हैं? 5-6 उद्देश्य। पहला आत्मसंयम, आत्मसंयम। दूसरा शोषणहीन समाज, शोषणहीन समाज। शोषणहीन समाज, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, लोकहित कार्य, लोक लोभ नहीं, लोकहित कार्य अथवा लोकहित नीति के आधार पर शासन व्यवस्था या परंपरा या प्रक्रिया। और अगला है सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण।
क्या दें? सर्वोदय का दर्शन तत्व। सर्वोदय के 5 से 7 दर्शन तत्व हैं। इसका पहला दर्शन तत्व है, लिखेंगे, पारिश्रमिक की समानता। पारिश्रमिक की समानता। सर सब इतना छोटा छोटा है कैसे? लाइनर नहीं, अब इसमें निकालेंगे प्रासंगिक की समानता में। प्रासंगिक की समानता जो आधारित है वो है साम्यवादी विचारधारा से। एक समय एक बच्चे को पूछा था साम्यवादी क्या होता है, पूछा था ना? आप कहाँ बताए? अरे बताएंगे, इसलिए चुप था उसने। साम्यवादी इतना वेट नहीं करना चाहिए। साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। हमको याद था ना, इतना तो खुश हो जाओ कि सर को याद है, हम पूछे हैं। हमको याद ना रहे। इस उम्र में तो लोग भूल जाया करते हैं सब कुछ। नहीं, सर हमने ये भी पूछे थे पीली मुड़ी जी बताओ तो भूल गए आप। कुछ नहीं, पेरी मुड़ी पढ़ा है, पता है वो भी है, टेंशन लेगा नहीं है, वहां भी आएंगे। कुछ नहीं बेटे, पेरी मुड़ी पढ़ा में क्या है कि एक आदमी आएगा बोलेगा अपन जो है ना हम भगवान है, हम बाबा है, हमको मान ले और हमारा सेवा कर ले, हम जो करते हैं वही कर, बात खत्म हो गई। इतना नहीं कर, यही पेरी मुड़ी ठीक है। नहीं बहुत तरह से जिस तरह था उस तरह ही इस्लामिक में हम जो है बस वही हमको मान। जैसे दास प्रथा के अंतर्गत होता था ना, ये जो ईश्वर है दास प्रथा के तत्व में लोग लिखा देते हमको सब कुछ मान, मेरा तुम दास बन के काम करो। उसी तरह इसमें पीढ़ी मुर्दी में हमको मोहम्मद मानो, हम सब कुछ है, हम पीढ़ी है, हमको मानो, हमारी सेवा करो, हमारे गुण गाओ। बाकी ये पीढ़ी मुर्दी था, पीढ़ी मुर्दी की व्यवस्था। ठीक है, और कुछ नहीं इसका, और भी इतना ही, और कुछ नहीं, ये सारा इसका पीढ़ी मुर्दी। साम्यवादी विचारधारा क्या होता है? साम्यवादी इसमें क्या है सर कि जैसे मजदूर भी है ना सर, मजदूर और मालिक जो है दोनों को बराबर मतलब कि वो मिले, क्योंकि जो कमीशन हो जिससे बेनिफिट हो, बेनिफिट पूरे दोनों को बराबर रूप से बटे। ये साम्यवादी कार्ल मार्क्स जो चाहते थे, कार्ल मार्क्स वो नहीं चाहते थे। तो सबसे हम देखते हैं कि इनके पोषक कौन है। इनके पोषक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, इनके पोषक कौन है? कार्ल मार्क्स। साम्यवादी विचार क्या होता है? तो ऊपर लिखेंगे, थोड़ा सा 2 पॉइंट लिख लेते हैं इसके ऊपर। हाँ, इसी को बोल, जहां आप नीचे लिखना नीचे लिखिए, जैसे लिखना लिखिए। साम्यवादी विचारधारा कैसा होता है? लेकिन अभी हम लोग प्रासंगिक समानता का वार्तालाप करेंगे। प्रासंगिक समानता का पहले विचार देख लेते हैं साहब। इसकी जो विचार है उसके विचार क्या है? इनका विचार है नाई और वकील को समान वेतन। जो वेतन नाई को मिलेगा वही वेतन वकील को मिलना चाहिए। अभी हम लोग आ रहे थे जैसे ना, इधर से जा रहा था, समान काम समान शिक्षक का सर, शिक्षक का अच्छा, समान काम समान वेतन। नीतीश कुमार को कहीं आ रहा था पूरा सर। तो क्या महिला को अलग और पुरुष को अलग देता है? नहीं नहीं हाँ, बताइए, हम सबसे बराबर काम से ना। नाई और वकील को समान वेतन। कंपैरिजन कहाँ से हो रहा है? अरे हम बताते हैं, हाँ पता है। ज्यादा सैलरी हो क्योंकि वो लोग एग्जाम दे के आया था, ये लोग ऐसे ही आया था। हाँ, जो नियोजित उसको पैसा नहीं मिलता था। अरे उसका काम से ही पता चला नियोजन के थ्रू आया था संविदा पे, और ये लोग एग्जाम तो लाया क्यों? तो समान काम समान वेतन। बहुत अच्छी चीज। जैसे देखो अभी हम पढ़ाते हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, और एक टीचर और पढ़ाते हैं, उनको पेमेंट ही नहीं आता है। आगे सामान्यवादी विचारधारा 2, पहला लिखेंगे संरचनात्मक संरचना मूलक विचारधारा क्या होती है? साम्यवादी विचारधारा क्या है वो लिखेंगे। संरचनात्मक स्तर पर, हाँ, संरचनात्मक या संरचना मूलक जो लिख सकते हैं आप। संरचनात्मक स्तर पर समता मूलक वर्गविहीन समाज की स्थापना। समता मूलक वर्गविहीन समाज की स्थापना। ब्रैकेट में लिखेंगे अमीर गरीब का भेद नहीं। सिंपल है, हाँ, भर भर के
नहीं है सर। कन्हैया कुमार क्या है? क्या चीज़? कन्हैया कम्युनिस्ट क्या उधर है? नहीं, उधर नहीं जाइए, वहाँ नहीं जाइए। यहाँ के समाज नहीं, जो सैलरी है ना, जो सरकार आया, पैसा जितना आया, हमने पास मान के चलो 100 रुपया है, तो हम ये नहीं करेंगे कि एक को 2 रुपया दिए, एक को 5 टका दिए, एक को 10 रुपया दिए, ऐसा नहीं। 10 रुपया देंगे तो सबको 10 रुपया देंगे, 1 रुपया देंगे तो सबको 1 रुपया देंगे, 5 रुपया देंगे तो सबको 5 रुपया देंगे, नहीं देंगे तो किसी को नहीं देंगे। तो ये चीज है, तो सबको एक जैसा भेजा। दूसरा, पहला दर्शन था प्रसारणिक समानता, दूसरा है प्रतियोगिता नहीं। साम्यवादी जरूरत के हिसाब से दिया जाए, जिसको जितनी नहीं, जरूरत वो विचारधारा ही वैसा है उसका। वहाँ चलता भी है सर, उसमें अच्छे से ठीक है। हमारा संविधान जो तो साम्यवादी और कम्युनिस्ट अलग है इसमें सर। तो इसमें पूंजीवादी भी है, समाजवादी भी और साम्यवादी भी है। तो साम्यवादी ये साम्यवादी इसलिए है, तुम लड़की हो चाहे लड़का, तुम अगर ड्राइवर हो तो हमको मिलेगा, अगर हम ड्राइवर हैं हमको मिलेगा 500 रुपया रोज का, तो तुमको 500 रुपया रोज मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुमसे भेदभाव कर डालें, ऐसा नहीं है। साम्यवादी और एक काम के लिए समान रूप से मिलेगा, वो साम्य रूप से आएगा समानता। और ऐसा नहीं है कि अब ये क्या कि एक पियून को जो सैलरी मिल रहा है प्रधानमंत्री को वही सैलरी पॉसिबल नहीं। 1976 में जब समाजवाद को जोड़ा गया था, तो समाजवाद का वो अर्थ नहीं लगाया था जो रूस में है। हाँ, वो इसमें डिफाइन किया हुआ है सर उसमें, तो जो समझ रहे हैं वो नहीं है, जो कार्ल मार्क्स का यहाँ नहीं है। कार्ल मार्क्स वाला यहाँ यहाँ नहीं, नहीं। कार्ल मार्क्स वाला कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जो पियून को है वही प्राइम मिनिस्टर को, दोनों को एक के सैलरी दीजिए, वो वो ये संभव चाहते नहीं है। सर, लेकिन हम तो कहीं में पढ़े कि जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वित्त का डिस्ट्रीब्यूशन अगर राज्य में होता है केंद्र का, तो उसके हिसाब से दिया जाता है। इसके हिसाब से मतलब राज्यों की क्या उसकी साम्यवादी कमीशन। तो साम्यवादी कहाँ रहा बच्चा? जो आप खुद कह रहे हैं कि राज्यों को उसकी स्थिति के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है। हम यही समझ रहे थे कि साम्यवादी मतलब उसकी जरूरत के हिसाब से नहीं, जो है वो सबको एक समान। अगर अभी हम कीटनाशक करेंगे तो सबको 5-5 खरीदेंगे, सबको 5-5 देंगे, ऐसा नहीं है किसी को 1 दिए किसी को 4 दिए, ऐसा सर, नहीं। एक चीज हो सकता है, एक में जो ज्यादा हाँ, वो अलग बात है। प्रतियोगिता नहीं, इसकी दूसरी दर्शन तत्व है प्रतियोगिता नहीं। ठीक है, प्रतियोगिता नहीं करना है, कितना अच्छा बात है, कंपटीशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या विचार है? जैसे यहाँ विचार देखो, यहाँ जैसे प्रासंगिक के विचार यहाँ लिखा, उसी तरह इसके विचार लिखेंगे क्या है कि आखिर क्यों नहीं, प्रतियोगिता क्यों नहीं, लिखेंगे बस लिखिए। प्रतियोगिता संघर्ष को जन्म देती है, प्रतियोगिता संघर्ष को जन्म देती है और सर्वोदय की विचार, सर्वोदय का विचार संघर्ष को नहीं अपितु, संघर्ष को नहीं अपितु सहकार को मानता है। सहकार कंपटीशन है, इक्वलिटी को मानता है। ठीक है, सहकार को मानता है। आखिर सहकार को क्यों मानता है? सहकार को क्यों मानता है? ड्रैग लिखेंगे, सहकार को संघर्ष ना मानने क्या, संघर्ष ना मानने के पीछे, संघर्ष को ना मानने के पीछे इनकी विचार यह है कि संघर्ष हिंसा को जन्म देती है, संघर्ष हिंसा को जन्म देती है, जिससे जिससे सबका एकल विकास होना संभव नहीं, एकल विकास होना संभव नहीं। अगला साधना शुद्धि, अगला है साधना शुद्धि। दर्शन तत्व का सर। साधना शुद्धि, साधना शुद्धि में क्या है? साधना शुद्धि के अंतर्गत क्या है? आप लोगों में सब साधना शुद्धि में है कि नहीं है? और पता चलेगा, क्या है सर? अरे पता चलेगा ना। साध्य साधन, साध्य प्लस साधन प्लस साधक शुद्ध हो। साध्य साधना और साधक तीनों शुद्ध हो। मतलब
तीनों सही से काम कर रहा हो, मतलब कि आप सही चीज कर रहे हो, सही ढंग से कर रहे हो और आप खुद सही रहे, तभी जाके आप क्या होगा, आप इक्वल हो पाएंगे जिस चीज के लिए पड़े हुए हैं, जिस चीज के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं, है कि नहीं। जहां तीनों में कुछ हिला अशुद्ध हो जाएंगे, फिर गंगा पवित्र पवित्र राम कौन से होता है पता नहीं। ठीक है, अगला अनुवांशिक संस्कार नहीं। अगला है अनुवांशिक संस्कार नहीं। के स्थान पर दान संस्कार। अनुवांशिक संस्कार के आधार पर दान संस्कार। पहले अनुवांशिक संस्कार क्या होता है इसको समझ लीजिए, क्या होता है अनुवांशिक संस्कार। स्टार्टिंग में दिया जाता है माँ बाप के द्वारा जी, माँ बाप की द्वारा दिया जाता है। अनुवांशिक संस्कार क्या होता है, हमारा जो संपत्ति है ना, मेरा है खाली बस, आपका नहीं, मेरा और मेरे बच्चा का होगा, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो हमारा जो शरीर है, इस शरीर पे केवल अधिकार हमारे परिवारों का होगा, आपका नहीं होगा। ये हो गया अनुवांशिक, मेरे बच्चे का होगा, फिर उसके बाद उसके बच्चे का होगा, उसके उसके बच्चे का होगा। मेरे नाम का केवल प्रयोग मेरे बच्चे करेंगे, आप नहीं, लेकिन आप लोग करते भी हैं। तो ये सब चीजें, ये हो गया अनुवांशिक संस्कार। उसका अधिकार होना दान संस्कार क्या होता है, अच्छा अनुवांशिक संस्कार में और भी चीज आता है। अनुवांशिक संस्कार में संपत्ति आएगा, ज्ञान आएगा, संपत्ति ज्ञान और शरीर, इन सभी का अनुवांशिक तौर पर इस्तेमाल होना, यह अनुवांशिक संस्कार कहलाता है। लेकिन जब इस तीन चीज का दान स्वरूप आप इस्तेमाल हो जाए तो क्या कहते हैं, दान संस्कार। तो सर्वोदय क्या कहता है, अनुवांशिक संस्कार नहीं, दान संस्कार। ठीक है, तो लिखते हैं ये दान संस्कार किस किस पर, अनुवांशिक संस्कार दान संस्कार समझ में आगे क्या है पक्का, जो शुरुआत से चलते आ रहा है, आपके बाद आपके बच्चे को, उसके बच्चे को मिलेगा, वो अनुवांशिक संस्कार है। लेकिन कि आपके परदादा ने 5 कट्ठा जमीन किसी को दे दिया, 10 कट्ठा जमीन किसी को दे दिया, चारों बच्चा को गोद ले लिया, तो ये दान संस्कार था। ठीक है, जी बेटा, उस सोच को बोलेंगे दान संस्कार, दान संस्कार, दान संस्कार नहीं। दान संस्कार तो आपके साथ हो जाएगा कि यदि आपके दादाजी गोद ले लेंगे 10 बच्चे, आपकी संपत्ति में बंटवारा हो जाएगा, तो आपके लिए दान संस्कार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ये दान संस्कार किसका, संपत्ति पर सबका हक। ये दान संस्कार का क्या मतलब है, संपत्ति पर सबका अधिकार। कैसे संपत्ति, 3 तरह की संपत्ति होती है। पहला संपत्ति होती है ज्ञान प्लस बुद्धि, दूसरा संपत्ति होता है धन, और तीसरा संपत्ति होता है शरीर प्लस बल। इस पे सबका अधिकार है। हाँ, सबका अधिकार। ठीक है, अगला है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण किसका विकेंद्रीकरण, 2 का, पहला सत्ता का, दूसरा आर्थिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता का, राजनीतिक सत्ता, दूसरे आर्थिक सत्ता, इन दोनों का विकेंद्रीकरण। ये 5 जो हमने लिखाया, 5 है ना, हाँ 5 जो है, 5 दर्शन तत्व है सर्वोदय का। यही सारे के सारे विचारधारा कहाँ पहुंचेंगे, स्वराजवादी में, और ये सारे के सारे विचारधारा कहाँ पहुंचेंगे, स्वराज पार्टी में। ठीक है, कोई दिक्कत सागर, मिटा दे, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए 5 स्टार और दिए थे ना पीछे, फिर से लगाइए 5 स्टार। क्या करें, गया अधिवेशन पास लगाए थे, सभी अधिवेशन आप खुद से देख लेंगे, जो बीच बीच में इस तरह से अधिवेशन आते रहेगा, उसको हम देखते रहेंगे। चलिए
स्वराज पार्टी। अधिवेशन कब स्वराज पार्टी कब बनती है? 22 अधिवेशन कब हुआ? अधिवेशन 22 में हुआ था, गया अधिवेशन तो 22 में हुआ था। तो 23 से बना होगा। बना कब था ये? 22 में बना था। 23। क्या है कि सर दिसंबर टाइम होता अधिवेशन? 1923 में बनता है गया अधिवेशन के, गया अधिवेशन के बाद, 1923 में गया अधिवेशन के बाद। इसके अध्यक्ष कौन है अभी बताया गया? चित्तरंजन दास देशबंधु। सर एक बात पूछा ना सर, देश बंधु थे कि दीन बंधु थे सर? देवबंधु निराला आ रहा है। नहीं सर, देशबंधु, 2 बंधु थे सर, एक गोवलकर जी थे, एक चित्तरंजन दास जी थे। ये देशबंधु है। चित्तरंजन दास देशबंधु, ठीक है। आते हैं पहले इसमें निकालते हैं बहुत सारा सीरीज, इसमें निकालते हैं। सबसे पहले कार्य क्या था इसका, इसका कार्य क्या है, कैसे बना, कार्य क्या है, कैसे बना, नेता कौन, अध्यक्ष कौन, नेता कौन, अध्यक्ष कौन हो गया, पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। इसके 2 कार्य थे। पहला कार्य लिखें, अधिकतर स्वशासन, अधिकतर स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता। अधिकतर स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता। इसका निर्माण कैसे होता है, ये बनता कैसे है? विरोध में स्वराजवाद विचारधारा, स्वराजवाद का वैचारिक विभाजन होती है। वैचारिक विभाजन से 2 विंग निकलते हैं, पहला अपरिवर्तनवादी, दूसरा परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी क्या करते हैं, एक दल बनाते हैं कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ बनाते हैं, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। परिवर्तनवादी दल निर्माण किया, दल का नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। फिर बाद में ये कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बदल जाता है, यही बन जाती है स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी का निर्माण होता है 1923 में, लेकिन इसका निर्माण होता है 1922 में। आप जो बोल रहे हैं ना सागर, वो वाला बोल रहे हैं। जो गया अधिवेशन में जब दल बदलता है तो वहां पे कांग्रेस स्वराज पार्टी बन रहा है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ये 22 में बनता है, फिर 23 में हो जाता है चेंज। 23 में चेंज होने के बाद ये बन जाते हैं स्वराज पार्टी। इसमें नेता कौन थे लिखेंगे, चित्तरंजन दास। परिवर्तन में कुछ नहीं, अपरिवर्तन वाली तो गांधी की बात को मानेगा, जो परिवर्तनवादी हैं वो चलेंगे। चलिए आगे लिखिए इसमें, चित्तरंजन दास। उतारे नहीं। चित्तरंजन दास
संबंधों, चिंतामन केलकर, चिंतामणि केलकर, एमएल नेहरू, एमएलएन और विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से स्वराज पार्टी हो गया। इसकी पृष्ठभूमि जो रची जाती है, दो पृष्ठभूमि है। एक है चोरी 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 चोरा चोरा चोरी चोरा कांड, और दूसरा असहयोग आंदोलन की वापसी। असहयोग आंदोलन की वापसी, एमएलएन चिंतामणि केलकर, गांधी जी का गिरफ्तारी भी तो हो चुका है। काम है। इसका ये पृष्ठभूमि है क्योंकि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद में सब लोगों का अपना अपना विचार आने लगा। 1922 में छोड़ दी जाते हैं। 24 में जरूरी एमएलए का मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, बिठा दें।